हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला टेस्ट है जो 9 नवंबर को हुआ था। ठीक है, इस टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री, 20 क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री और 25 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से हैं और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था और मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे। दूसरा कथन कह रहा है मानवों को पहले से ही घर बनाने का ज्ञान था, जैसा कि बेलन घाटी के शैल आश्रयों में मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता है। तीसरा कथन कह रहा है जलवायु सामान्यतः प्लीस्टोसीन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर की विद्यमानता थी। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें और ऐसा स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि गलत है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जैसा कि आप देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो कि पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की बात हो रही है तो इसमें कह रहा है कि मानवों को यानी कि पूरा पाषाण काल के लोगों को पहले से ही घर बनाने का ज्ञान था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जैसे कि बेलन घाटी के शैल आश्रयों में मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता है। और तीसरा स्टेटमेंट देखो कह रहा है कि जलवायु सामान्यतः प्लीस्टोसीन काल के अनुरूप थी, यानी कि हिमकाल था। जो पूरा पाषाण काल का समय था वो हिमकाल का समय था, यानी कि पूरी जगह जो थी बर्फ से ढकी हुई थी। जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल को हम लोग जलवायु संक्रमण का काल कहते हैं, यानी कि यहाँ जब मध्यकाल में हम लोग आते हैं पूरा पाषाण काल से मध्यकाल में, तो धीरे धीरे जो है जलवायु में परिवर्तन आता है। जहाँ पहले पूरा पाषाण काल में पूरी जगह जो है बर्फ से ढकी हुई रहती थी, तापमान बहुत ज़्यादा निम्न होता था, आगे चल करके मध्य पाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन आता है। अब जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि उच्च तापमान देखने को मिलेगा, उच्च और शुष्क तापमान। ठीक है, तो आप देखिए जलवायु सब कुछ निर्धारित करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब प्लीस्टोसीन काल था, हिमकाल जो था, पूरा क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ था, तो जो ये मानव थे वो गुफाओं में रहते थे, बाहर नहीं रहते थे। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट अब ध्यान से पढ़ना, अब लॉजिक थोड़ा दिमाग लगाना। कह रहा है कि पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था। तो भाई इनको पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान नहीं था, ये गुफाओं में रहते थे। ठीक है, ये गुफाओं में रहते थे अंदर, तो यहाँ पे इनको घर बनाने का ज्ञान कैसे होगा? जब वो बाहर निकलेंगे, सारी चीजें जब जलवायु उस अनुरूप होगी तब तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं पता होगा, एटलीस्ट पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है तो आप इतना दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पे तो इनको घर बनाने का ज्ञान तो नहीं ही होगा, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एलिमिनेट करो, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल करके आ जाएगा। लेकिन हम लोग तब भी सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। तो देखो पहला जब कह रहा है कि कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, तो हाँ बिल्कुल वहाँ पूरा पाषाण काल में लोग गुफाओं में रहते थे। पूरी तरीके से पूरा पाषाण के लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, यानी वो शिकार करते थे और या तो कंदमूल खाते थे, शिकार करके मांस खाते थे या कंदमूल खाते थे, यानी कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक थे। ये कृषि वगैरह नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, ये खाद्य संग्राहक थे, उत्पादक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि भाई इनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे, शिकार करते थे, उसी से अपना पेट भरते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा की गलत है। और तीसरा भी सही है कि भाई पूरा पाषाण काल के समय जो जलवायु थी प्लीस्टोसीन काल के अनुरूप थी, जिसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर की विद्यमानता थी। तो पहला और तीसरा आपका स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है एक साइड स्थल दिया हुआ है, दूसरी साइड इस स्थल की सांस्कृतिक विशेषता दी हुई है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस इधर वाले पोर्शन को ध्यान से करें। कभी कभी पूछता है कि कितने सही सुमेलित है, कभी पूछ देता है कितने सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे आप लोग आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं अगर क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो देखो एक साइड दिया है बुर्ज होम स्थल,
इसमें दिया है गर्तावास शवाधान में मालिकों के साथ पालतू कुत्तों के प्रमाण। दूसरा है मेहरगढ़, जिसमें दिया है धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण। तीसरा है आहाड़, जिसमें दिया है पत्थर की कुल्हाड़ी या ब्लेडों का अभाव। ओके, चलो अब देखो, तो बुर्जहों में आप लोग देखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गर्तावास पाया गया और शवाधान में मालिकों को तो दफनाया ही जाता था, इंसानों को तो दफनाया जाता था, साथ में पालतू कुत्तों के भी साथ में दफनाया जाता था। शवाधान में मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता है, तो इसका प्रमाण मिला है बुर्जहोम से। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़, तो ये दूसरा आपका गलत हो गया। धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है आपको लहुरा देव में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? लहुरा देव में। ठीक है, ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ एक नौपाषाण कालीन स्थल है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा जो कह रहा है, तीसरा देखो, तो तीसरा कह रहा है आहाड़, पत्थर की कुल्हाड़ी या ब्लेडों का अभाव यहाँ पे था आहाड़ में। आहाड़ एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती यहाँ पे थी आहाड़ में। तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो औजार मिले हैं सभी तांबे के मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पत्थर की कुल्हाड़ी या ब्लेडों का अभाव देखने को मिलेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पूछा है कितने सही सुमेलित थे, तो केवल 2 सही सुमेलित थे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये आहाड़ कहाँ पर है, जैसे आहाड़, गिलुंद, जोरवे संस्कृति, ये सभी मुझे बताना कि आहाड़ किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कमेंट में बताना। चलो अगला देखो, कथन एक कह रहा है कि विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होती है। कथन दूसरा कह रहा है मध्य पाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास से स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछा है कि कौन सा सही है इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं की अगर बात करें उत्तरी श्रृंखला में, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल से जो पूरा पाषाण काल की संस्कृतियां थी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक की संस्कृतियां, यानी कि यहाँ के लोग जो है विंध्य पर्वत को अपना अपना जो उनका कल्चर था, या हम ये कहें कि उनकी जो संस्कृति थी, जो यहाँ पर विंध्य पर्वत में अपनी छाप छोड़ गए थे। तो पहले स्टेटमेंट तो सही है कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होगी, यानी कि यहाँ पे आप पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे, साथ में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के भी साक्ष्य आपको विंध्य पर्वत में देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों के विकास से स्थायी कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्थायी कृषि किस काल में शुरू हुई? स्थायी तौर पे कृषि करना कब शुरू, किस काल में शुरू हुआ था? तो नव पाषाण काल में शुरू हुआ था ना, मध्य पाषाण काल में थोड़ी ना। मध्य पाषाण काल जलवायु संक्रमण का काल था। यहाँ पे आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में जहाँ पहले पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई थी, अब सारी बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं, और जो मानव पहले गुफाओं में रहते थे अब जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मध्य पाषाण काल में कृषि नहीं शुरू हुई थी स्थायी तौर पे। आप देखेंगे नव पाषाण काल में आते आते जलवायु में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, और लोग जो हैं जो उस समय के मानव थे वो धीरे धीरे गुफाओं से बाहर निकल करके अब एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू करते हैं, नदियों के किनारे बसना शुरू करते हैं। तो तब जा करके नव पाषाण काल में कृषि शुरू करते हैं, मध्य पाषाण काल में नहीं। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही था, दूसरा गलत हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। अच्छा पहला सही था, दूसरा गलत, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों तथा उनसे संबंधित आधुनिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक साइड प्राचीन नाम दिया है, दूसरे साइड संबंधित आधुनिक क्षेत्र, यानी ये जो प्राचीन नाम है मेलुहा, दिलमुन और मले, वर्तमान में ये किस स्थान से संबंधित रहे हैं इसको आपको बताना है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलो जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या मेडाइवल, तो बहुत अच्छी बुक आपके लिए मैं यही कहूँगी भाई एनसीईआरटी पढ़ लो।
एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, बहुत अच्छा है। और आर्ट एंड कल्चर अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो नितिन सिंघानिया पढ़ लेना, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी साधारण भाषा में दिया हुआ है नितिन सिंघानिया में सारे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स, तो एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मेलुहा दिया है, मेलुहा बताओ। मेलुहा जो है ये आधुनिक ईरान से संलग्न क्षेत्र नहीं है। मेलुहा को पहले सिंधु का प्राचीन नाम था, ठीक है। मेलुहा पहले सिंधु का प्राचीन नाम था, सिंधु को ही मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, आधुनिक इराक से संलग्न क्षेत्र नहीं है। दूसरा देखो दिलमुन, तो ये वर्तमान बहरीन से संलग्न क्षेत्र है दिलमुन, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा मलय, ये वर्तमान तमिलनाडु से संलग्न क्षेत्र नहीं है। मलय जो है म्यांमार का दक्षिण पूर्वी भाग था पहले, ठीक है, उसी को मलय कहा जाता था। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो गया। पूछा था कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साइड पदार्थ दिया है, दूसरे साइड ये पदार्थ प्रमुख स्रोत क्षेत्र यानी कि कहाँ से प्राप्त होते थे, इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ था, ये दिया हुआ है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं, ओके। चलो तांबा, तांबा जो है राजस्थान में खेतड़ी की खदानें से प्राप्त की जाती थी। आप देखेंगे राजस्थान का जो खेतड़ी वाला रीजन है, यहाँ वर्तमान में भी तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कार्नेलियन, ये गुजरात के लोथल क्षेत्र से प्राप्त होता था सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा है, ध्यान रखना, तो गुजरात के लोथल क्षेत्र से प्राप्त होता था कार्नेलियन। तीसरा है लेपिस लाजुली, ये मध्य एशिया का बदख्शा क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो तीनों ही कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी तीनों ही सही सुमेलित हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको मिलेगा, ओके। चलो अगला देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य हस्तक्षेपों के माध्यम से कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों को रूपांतरित करना है। दूसरा कह रहा है जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता जो है स्थानीय सांसद द्वारा की जाएगी। तीसरा कथन कह रहा है इसके तहत कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसी संबद्ध गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। पूछा है कि कितने कथन सही हैं, ठीक है। चलो आंसर करने की कोशिश करो आप लोग, बताओ। तो अभी हाल ही में दोस्तों सेंट्रल बजट घोषणा में, यानी कि केंद्रीय बजट की जब 2025-26 की घोषणा में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को घोषित किया गया था 2025-26 के बजट में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और पहला स्टेटमेंट, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये स्पेशली उन जिलों के लिए, उन कृषि क्षेत्रों के लिए लाया गया है जहाँ पे उत्पादन कम होता है, ठीक है, कम उत्पादकता वाले जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। कितने जिलों को, तो 100 जिलों के, जहाँ पे फसल गहनता कम होगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा जो है इसके तहत इस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में सिर्फ न केवल कृषि यानी कि फसलों की कृषि को ही इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि अन्य गतिविधियों को भी जो कृषि से संबंधित है, जैसे कि आप देखो मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इन सभी संबद्ध गतिविधियों को भी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता जो है यानी कि जिला स्तर पे कह रहा है, जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता स्थानीय सांसद द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। पूछा है कितने सही हैं, तो केवल 2 सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी स्टेटमेंट में दे दे कि इससे केवल एक मंत्रालय कृषि मंत्रालय ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का कार्यान्वयन कर रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल कुल मिला के 11 मिनिस्ट्रीज यानी 11 मंत्रालय इसमें शामिल हैं, ठीक है। इस योजना के तहत इस योजना को लाए हैं, 11 मंत्रालय का समन्वय है। और इसके साथ इसका पीरियड कितना है, टाइम पीरियड तो 6 साल का है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आपके सामने स्टेटमेंट के तौर पे रख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अगला देखो, स्टेबल कॉइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है
जिनका मूल्य किसी स्थिर परिसंपत्ति, जब भी क्वेश्चन पढ़े बहुत ध्यान से पढ़े, हर एक शब्द को अपने दिमाग में भरते हुए चले कि हाँ क्या क्या पूछ रहा है, स्थिर लिखा है, अस्थिर लिखा है, नहीं लिखा है, या है लिखा है, या केवल लिखा है, या सिर्फ लिखा है। इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ें और उसमें गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें क्या गलत हो सकता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिनका मूल्य किसी स्थिर परिसंपत्ति जैसे कि फिएट मुद्रा या वस्तु से संबंधित होता है। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जीनियस अधिनियम, देखो हम लोग जीनियस ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब GENIUS अधिनियम इतना लंबा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट जीनियस अधिनियम पढ़ेंगे। तो ये जीनियस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन के विनियमन हेतु फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके यानी कि स्टेबल कॉइन के विनियमन के लिए एक फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया जाएगा जीनियस अधिनियम के तहत, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन की कौन सा कथन सही है। देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, मे बी एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम स्टेबल कॉइन भी तो एक क्रिप्टो करेंसी है, तो बिल्कुल स्टेबल कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे उसके अंतर्गत करेंसीज आती हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल कॉइन। लेकिन अगर हम बोले कि स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन में अंतर क्या है, तो अंतर ये है बच्चे कि जो बिटकॉइन है इसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसके मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसे आज मान लो बिटकॉइन की मूल्य, मान लो बस एग्जांपल के तौर पे कि एक बिटकॉइन में, मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ, तो एक बिटकॉइन जो है $10 के बराबर है, ठीक है, $10 के बराबर है। कल पता चला कि इसकी एक बिटकॉइन में एक बिटकॉइन $1 के बराबर हो गया, यानी कि इसके मूल्य में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन, यानी कि इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। अब सोचो कि जिसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा जिस करेंसी की, क्या वो करेंसी नॉर्मल लेन देन के लिए उपयोगी होगा। आज हमने एक बिटकॉइन में $10 मुझे प्राप्त हुआ, कल मुझे एक बिटकॉइन में केवल $1 प्राप्त हो रहा है, तो क्या आप नॉर्मली खरीद के लिए या फिर व्यापार के लिए नॉर्मली बिटकॉइन प्रयोग कर पाएंगे, नहीं, मुश्किल होगा। अब स्टेबल कॉइन में स्टेबल शब्द देखो, स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है। स्टेबल का मतलब स्थिर, यानी ऐसी मुद्रा जो स्थिर है, ठीक है। ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो स्थिर है, यानी कि इसके मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने मिलेगा, यानी कि एक स्थिर है। $1 अगर एक स्टेबल कॉइन में $1 है तो $1 ही रहेगी। आज एक डॉलर है, कल भी $1 ही रहेगा, तो इसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो ये नॉर्मली हम इसको लेन देन के लिए स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, बिल्कुल ये सही है। फिर आगे कह रहा है कि जिनका मूल्य किसी स्थिर परिसंपत्ति मतलब जैसे फिएट मुद्रा हो गई या किसी देश की मुद्रा हो गई जो स्थिर है, या सोना हो गया, जो वैल्यूएबल, जो जितने भी स्थिर मुद्राएं होंगी या फिर स्थिर मुद्रा के तौर पे प्रयोग होंगी वो स्थिर परिसंपत्ति के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो जैसे फिएट मुद्रा या वस्तु से संबंधित जैसे सोना हो गया, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जीनियस अधिनियम है, इसी के तहत भुगतान प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन के विनियमन के लिए एक फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार वित्तीय समावेशन के विस्तार और धारणीय वित्तीय साक्षरता पहलों के प्रभाव का परिचायक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक में 3 उप सूचकांक हैं, जैसे पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो क्रमशः वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में वित्तीय समावेशन में मुख्य रूप से उपयोग तथा गुणवत्ता से संबंधित आयामों के कारण इसमें सुधार हुआ है, ओके। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। अब चलो देखो, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है बताओ।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक खाते से, मतलब कि हर परिवार का एक बैंक खाता और बैंक में खाता होना चाहिए, उसकी लेन देन जो है बैंकों के माध्यम से, बैंक खाता के माध्यम से हो, ठीक है। यानी हर परिवार या फिर परिवार के किसी एक मेंबर का एक बैंक खाता होना ज़रूरी है। इस वित्तीय समावेशन का उद्देश्य यही था। तो यहाँ पे सूचकांक में क्या हुआ, इसमें सुधार हुआ। वित्तीय समावेशन के विस्तारधारी वित्तीय पहलों के प्रभाव का परिचायक है। तो पहला स्टेप देखो, वित्तीय समावेशन सूचकांक लाता कौन है? आरबीआई लाती है। इसको ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट सही है और इसमें 3 उप सूचकांक हैं। कौन कौन से? तो पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो पहुंच की वेटेज जो है 35 है इस सूचकांक में, और उपयोग की 45% है, और गुणवत्ता की 20% है। दूसरा कथन भी सही है और तीसरा भी सही है कि अभी इसमें हाल ही में सुधार हुआ है इस सूचकांक में। तो तीनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा कथन 2, कथन 3 दोनों सही है, और दोनों कथन जो है कथन 1 की व्याख्या करते हैं। चलो अगला देखो, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस पहल का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ओके। दूसरा कथन कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम, अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, बताओ। तो दोस्तों, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के संबंध में पहला कथन जो दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यानी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो वित्त पोषण का माध्यम होगा, अनुदान, वित्त पोषण के माध्यम, अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण है। अल्पकालिक ऋण नहीं बल्कि दीर्घकालिक ऋण है। तो यहाँ पे आपका दीर्घकालिक ऋण होगा, अल्पकालिक नहीं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन छूट रहा था, सॉरी। चलो, तो आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राजकोषीय प्रोत्साहनों को धारणीय रोजगार सृजन से जोड़कर रोजगार सृजन के साथ कार्यबल के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत ईपीएफओ डेटाबेस में शामिल सभी नए पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित की जाएगी। एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित की जाएगी, ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ईएलआई योजना नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें विनिर्मित क्षेत्र हेतु 4 वर्षों तक विस्तारित लाभ दिए जाने शामिल हैं। ठीक है, बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इस योजना के तहत ईपीएफओ डेटाबेस में शामिल सभी नए पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में, ठीक है, सेवा के पहले माह में जो कर्मचारी जो अपना सर्विस देंगे, उनके पहले ही मंथ में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित किया जाएगा। तो ये दूसरा एक सही नहीं है, ये किस्तों में दिया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 15,000 की जो एक मुश्त अनुदान राशि कह रहा है अंतरित की जाएगी, एक मुश्त एक साथ सारा तो नहीं, किस्तों में दिया जाएगा। तो दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। अब चलो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दो में से कोई एक सही होगा। ठीक है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला कथन कह रहा है कि इस मिशन के तहत पहली बार जीएसएलवी रॉकेट द्वारा उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस उपग्रह को मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं के खगोलीय अध्ययन हेतु निर्मित किया गया है। ओके, बताइए कि कौन सा कथन सही है, बताओ। तो दोस्तों, निसार मिशन जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नासा और इसरो द्वारा मिल करके इस निसार मिशन को लाया गया है। ठीक है, तो इस मिशन में पहली बार, इसकी खासियत क्या है, तो इस मिशन में पहली बार जीएसएलवी रॉकेट द्वारा उपग्रह को
सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन ये किस लिए स्थापित किया गया है, इसका काम क्या है, तो ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। पृथ्वी मेनली ये जो है पृथ्वी के इकोसिस्टम को स्कैन करेगा। इकोसिस्टम को स्कैन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधे कितने हैं, कितने जंगलों की कितनी वृद्धि हो रही है, या वनावरण कितनी वृद्धि हो रही है, वनावरण में कितनी कमी आ रही है, या फिर कहें तो समुद्री जल में क्या कंडीशन है, समुद्री जल ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं या फिर नहीं पिघल रहे हैं, और इसके साथ ही जो मृदा है, मृदा में नमी कितनी है या कितनी नहीं है, इस सभी चीज़ों का इस पृथ्वी के पूरे जलवायु का, पृथ्वी के पूरे जो विविधता है, जैव विविधता, उसका पूरा स्कैन करेगा। इस पूरे इकोसिस्टम को स्कैन करेगा, चाहे फिर जल हो, भूमि हो, या पृथ्वी का जो क्रस्ट है, या फिर फसल है, फसल में फसल किस तरह का है, फसल अच्छा है या बुरा है, इन सभी चीज़ों का। यानी कि फसल, जब मान लो खेती करते हैं हम लोग, तो खेती कर रहे हैं तो फसल अच्छी फसल है या बुरी फसल है, इन सभी चीज़ों को स्कैन करेगा। ठीक है, निसार मिशन। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, हमारे इकोसिस्टम को स्कैन करेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि ये मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं के खगोलीय अध्ययन हेतु निर्मित किया गया, नहीं, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक है, ग्लेशियर्स को देखेगा कि पिघल रहे हैं या नहीं पिघल रहे हैं, समुद्री जल में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, नदियों के जल देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3x35 इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंबाकू दिया है, शराब दिया है, प्रसंस्कृत मांस दिया है। अब पूछा है कि कितने उत्पादों को वर्ष 2035 तक उच्च करों के माध्यम से कीमत बढ़ाने के लक्ष्य के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग को ध्यान होगा कि WHO द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया 3x35 इनिशिएटिव। 3 मतलब कि 3 ऐसे पदार्थ, 3 ऐसी चीजें हैं। कौन कौन सी, तो पहला तंबाकू हो गया, दूसरा शराब हो गया, और तीसरा जो है, तीसरा शर्करा युक्त पेय पदार्थ। ठीक है, तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ, ये 3 ऐसे पदार्थ होंगे जिनको 2035 तक, जिनके मूल्य में 2035 तक लगभग करों के माध्यम से, यानी कि करों में इतनी बढ़ोतरी कर देंगे तो इसके ओवरऑल पूरे मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो जाए, जिससे कि लोग इसको कम खरीदें। ठीक है, तो कितना, 50% के बढ़ोतरी करेंगे इसके मूल्य में। कैसे, तो इसके करों में वृद्धि करके। ठीक है, इसकी कीमत में बढ़ाएंगे। कैसे, तो इसके करों में वृद्धि करके। किन किन के, तो तंबाकू, शराब और जैसे कि शर्करा युक्त जो पेय पदार्थ होंगे, तो इन सभी में। ठीक है, तो कब तक, 2035 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रसंस्कृत मांस इसमें नहीं आएगा। तंबाकू, शराब, जितने भी नशीली पदार्थ हैं उनको शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पहला और दूसरा केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो ये जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट है, इसको रामसर साइट्स के सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। तो ध्यान रखना, पहला कथन कह रहा है कि 2025 के आकलन के अनुसार वेटलैंड जो है पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के विपरीत उत्तरी अमेरिका और ओशनिया में वेटलैंड क्षरण का प्रमुख कारण आक्रामक प्रजातियां हैं। ओके, पूछा है कि कौन सा कथन सही है। अब देखो, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ये जो वेटलैंड है, कथन क्या कह रहा है कि वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि है, ये पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। भाई 20% बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग हमेशा जो इतना तेजी से जलवायु परिवर्तित हो रही है, जलवायु में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, हम लोग इसका पूरा कहें तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कहें तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेटलैंड पृथ्वी की सतह से 20% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इतना ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो वेटलैंड कैसे बढ़ जाएगा, वेटलैंड बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है, ये कैसे हो सकता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वर्तमान में अभी 6% ही है वेटलैंड पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल पर विस्तारित है, केवल 6%। 20% या उससे ज़्यादा होता तो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है ना।
इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है शायद उसका इफेक्ट कम होता। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, हाँ अफ्रीका, देखो अफ्रीका में और उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में यहाँ पे वेटलैंड का क्षरण हुआ है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में वेटलैंड का क्षरण हुआ है इसका कारण जो है आक्रामक प्रजातियां हैं। आक्रामक प्रजातियां मतलब ऐसी प्रजातियां जो दूसरी जगह से आकर के स्थानीय प्रजातियों को नष्ट करती हैं। जैसे आप लोग देखोगे भारत में, आप लोग देखो तालाबों में जलकुंभी यहाँ की प्रजाति थोड़ी है ना, वो दूसरे जगह की है, दूसरे देश की है, लेकिन यहाँ पे इसको लाया गया था सुंदर तालाबों को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन अभी इतना ज़्यादा खुद का विस्तार कर लिए कि हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, उसके लिए हानिकारक हो गई, उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। इसी तरीके से अन्य भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, चाहे फिर जीव हो ले लो, कोई भी जीव, वो आती हैं स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं, अपना विस्तार करती हैं, लेकिन स्थानीय प्रजातियों को विलुप्त करने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में जो वेटलैंड का क्षरण हुआ है इसका प्रमुख कारण आक्रामक प्रजातियां हैं। ठीक है, तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, जिलोंग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह संधि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऑकस स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग हेतु हस्ताक्षरित की गई। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के संयुक्त विकास एवं संचालन का प्रावधान है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, चलो बताओ फटाक से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो जलांग संधि है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच नहीं था, ये यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये संधि हुई थी। किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो जलांग संधि जो है यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग हेतु हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि इसमें क्या होगा, इसमें परमाणु ऊर्जा संचालित जो पनडुब्बियों का संयुक्त विकास और संचालन का प्रावधान किया गया था इस जिलोंग संधि के तहत। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में समाचारों में रहे गिरमिटिया का क्या आशय है, बताओ। गिरमिटिया कौन थे भाई? तो ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे कि त्रिनिदाद आदि देशों में, जैसे जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश क्षेत्र थे उन सभी में बसे भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज। ठीक है, तो यही गिरमिटिया थे। ये जो भारतीय लोग थे, भारतीयों के वंशज थे, ये सभी ब्रिटिश उपनिवेशित क्षेत्रों में जाकर के मजदूरी करते थे। ठीक है, तो ये जो अनुबंधित मजदूर थे या मजदूरों के वंशज थे, इस ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करते थे, इन्हीं को ही गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अभी हाल ही में आप देखे होंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी त्रिनिदाद एंड टोबैको में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो गिरमिटिया लोग हैं, यानी कि जो भारतीय अनुबंधित मजदूरों के जो वंशज हैं, इनको भारतीय ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाएगा। ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाएगा। जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें ओसीआई कार्ड का टॉपिक देखने को मिलेगा नागरिकता वाले चैप्टर में, तो एक बार देख लेना ये ओसीआई कार्ड का क्या फायदा होता है। ठीक है, चलो अगला देखो, जैन धर्मीय संप्रदायों के उदय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जैन धर्म में विभाजन जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ था तथा पहली शताब्दी ईस्वी तक दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आए। दूसरा कथन कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे और स्थानकवासी संप्रदाय का उदय जो है, तीसरा कथन कह रहा है कि स्थानकवासी संप्रदाय का उदय दिगंबरों से हुआ तथा इसने मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। बताना है कि कितने सही हैं कथन। जैन धर्म से संबंधित है, पूछा है क्वेश्चन में, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जैन धर्म का विभाजन जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, तो उसी दौरान जो है पहली शताब्दी ईस्वी तक दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बेसिक सी बात लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं है कि जो आप
समझ ना पाओ। ठीक है, तो साधारण सी बात है कि भाई दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म में विभाजन शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था लेकिन फिर जब जैसे जैसे हम लोग पहली शताब्दी ईस्वी तक आते हैं तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं और अलग अलग, यानी विभाजन तो शुरू हो गया था लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अस्तित्व में कब आया, तो पहली शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में आया था। तो पहला सही है। और देखो एक दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, ये जैन धर्म के दो बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय, अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो दिगंबर संप्रदाय का क्या मानना था भाई, इनका मानना था कि जो पुरुष हैं केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय जो था, इनका मानना था कि न केवल पुरुष ही बल्कि महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो श्वेतांबर संप्रदाय जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर संप्रदाय जो थे ये नग्न रहते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इनका मानना था केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं दिगंबर संप्रदाय का। लेकिन तीसरा देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्थानकवासी संप्रदाय का उदय जो है दिगंबरों से हुआ है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्थानकवासी संप्रदाय का उदय दिगंबरों से नहीं हुआ है बल्कि श्वेतांबरों से हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर का ही एक कहें तो हम लोग एक उसी से निकला एक अन्य संप्रदाय था स्थानकवासी संप्रदाय। तो यहाँ दिगंबर दिया हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, श्वेतांबर संप्रदाय से रिलेटेड है ये। तो तीसरा गलत हो गया। और जो स्थानकवासी संप्रदाय थे ये मंदिर पूजा या मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे, विरोध करते थे। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पूछा है कितने सही हैं, तो केवल 2 सही हैं। काउंट कर लो 1 और 2। ठीक है, एक तो गलत था, 2 सही 1 गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महायान शाखा में बोधिसत्व आदर्श का समर्थन करने के साथ लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को स्वीकार किया। दूसरा कह रहा है कि हीनयान शाखा में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया गया। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ओके, अब देखो जैसे आप लोगों ने देखा कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में पहले बटा, हीनयान महायान। ठीक है, इसी तरीके से जैन धर्म में आप लोग देखेंगे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजन हुआ था। इसी तरीके से आप देखेंगे बौद्ध धर्म में भी क्या हुआ कि अलग अलग मान्यता के लोग आए। ठीक है, जो एक ऐसी ग्रुप था जो ये मानता था कि भाई जो बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है सिर्फ उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, उनकी पूजा नहीं बल्कि उनके जो नियम थे, उनके जो उद्देश्य थे सिर्फ उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन दूसरा ग्रुप था ऐसा जो कहता था भाई कि गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान थे, उनकी शिक्षाओं को तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन हम उनकी पूजा भी करेंगे, उनके उद्देश्यों को और ज़्यादा मतलब बढ़ावा देंगे, उसको एक मूर्त रूप देंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप देखेंगे महायान शाखा आया, बाद में हीनयान शाखा आया। हीनयान और महायान 2 शाखाएं विभाजित हुई बौद्ध धर्म में। तो महायान शाखा जो कि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पूजा करते थे, ओके, ये बहुत ही मतलब कहें तो मध्यम मार्गी शाखा था, लेकिन हीनयान थोड़ा कठोर था। अब हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, वरना बहुत इस पे लंबा डिस्कशन होने लगेगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो महायान शाखा में बोधिसत्व आदर्श का कॉन्सेप्ट था। इसमें यह माना था भाई, महायान शाखा के लोग मानते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप मोक्ष प्राप्त करो, साथ में आप दूसरों की मदद भी करो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। खुद मोक्ष प्राप्त करो ही, साथ में आप दूसरों के मोक्ष प्राप्ति में उसकी सहायता भी करो। तीसरे में ये कह रहा है कि बोधिसत्व आदर्श का समर्थन करने के साथ लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त ग्रंथों को भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, महायान शाखा में खुद के तो मोक्ष प्राप्ति की बात करते ही थे, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप दूसरों की सहायता लेकर के भी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, या आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, ऐसा ही महायान शाखा में कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। और हीनयान शाखा में कह रहा है कि भाई अगर तुमको मोक्ष प्राप्त करनी है तो तुम खुद के प्रयास से मोक्ष प्राप्त करो, दूसरों की मदद से मोक्ष प्राप्त मत करो। तो इसी में यही आगे कह रहा है स्टेटमेंट कि हीनयान शाखा में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया, यानी कि खुद के अपने व्यक्तिगत स्तर पर आप निर्वाण प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। ठीक है, आत्म प्रयास से। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखो, बौद्ध दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में एक स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया जो मृत्यु के बाद भी कर्म फल का वहन करने हेतु अस्तित्व में रहती है।
दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रण के साथ जीवों के भाग्य निर्धारण के रूप में संदर्भित किया गया। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, नितिन सिंघानिया के बुक में बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अच्छे से मेंशन किया है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। पीछे PYQ भी दिया है, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको प्री और मेंस दोनों का। तो अगर आपने स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसी को रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन वहीं से फंसता है, इधर उधर के नोट्स में मत पढ़ना, जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करना। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, बहुत बच्चे ये होते हैं अरे ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने पढ़ा ही नहीं। आप अपने टॉपिक पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो बौद्ध धर्म जो है इसमें कह रहा है कि स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और ना ही कर्म फल को मानता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रक के साथ जीवों के भाग्य निर्धारक के रूप में संदर्भित किया। तो देखो, बौद्ध धर्म कहता है कि हमारे ये जो पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का निर्माण है ये ईश्वर ने नहीं बल्कि प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि डायरेक्ट हम ये कहें तो बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। हम आज जो पृथ्वी पे सब कुछ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु, ये सभी प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने नहीं, ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। आगे देखो, मौर्य प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता एवं सन्निधाता के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा कथन कह रहा है कि भू राजस्व मुख्यतः भाग के रूप में वसूला जाता था, जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था, जबकि बटाईदार अपनी उपज का आधा हिस्सा राज्य को देते थे। तीसरा कह रहा है कि केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ओके, अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखो, मौर्य प्रशासन संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो ग्राम प्रमुख जो है प्रांतीय स्तर पर समाहर्ता और सन्निधाता के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ध्यान देना कि जो ग्राम प्रमुख होते थे प्रांतीय स्तर पर या जिला स्तर पर ये लेखाकार एवं कर संग्राहक के प्रति उत्तरदायी होते थे, न कि समाहर्ता और सन्निधाता के। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि भू राजस्व जो है मुख्यतः भाग के रूप में वसूला जाता था, जो पूरे उपज का यानी सामान्य उपज का लगभग 1/6 भाग होता था। लेकिन जो बटाईदार होते थे वो अपनी उपज का आधा हिस्सा राज्य को देते थे। और तीसरा भी सही है कि केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, वृहद शिलालेखों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड शिलालेख दिया है, दूसरे साइड विवरण दिया हुआ है। ठीक है, पहला है वृहद शिलालेख द्वितीय, इसमें दिया है सामाजिक कल्याण के उपाय, चिकित्सा सेवा, कुओं जैसे कि चिकित्सा सेवा, कुओं और सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण। तो आप देखेंगे वृहद शिलालेख द्वितीय जो है ये सामाजिक कल्याण के उपाय से संबंधित विवरण दिया है, तो पहला कथन सही है। और वृहद शिलालेख 11 में बड़ों के प्रति सम्मान, उदारता और पशु हत्या पर रोक विवरण दिया हुआ, तो ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, तीसरा है वृहद शिलालेख 7, इसमें दिया है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की अपील की गई थी, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिला के कितने कथन सही हुए? तो तीनों ही सही हुए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है कि पढ़ने में ही काफ़ी टाइम चला जा रहा है, और एक्सप्लेन करो तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, और मेरा गला भी खराब होते जा रहा है कहते नाना पाटेकर जैसी आवाज़ बनती जा रही है। अब तो सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है कि सिमूक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। आप लोग को पता होगा कि सातवाहन वंश की स्थापक सिमूक द्वारा की गई थी, ये तो सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी दक्कन और गुजरात के क्षत्रपों को पराजित किया था, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। और ऑप्शन डी देखिए, तो रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में, देखो रानी नागनिका द्वारा ये नानाघाट अभिलेख लिखवाया गया था, इसमें वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है, तो
ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, नानाघाट अभिलेख में आप देखेंगे वैदिक यज्ञों का उल्लेख किया गया है। लेकिन सी जो कह रहा है कि उत्तरकालीन सातवाहनों ने प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेखों वाले सिक्के जारी किए, तो ये आपका करेक्ट नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। आप देखेंगे कि जो उत्तरकालीन सातवाहनों ने तमिल या तेलुगु भाषाओं में तमिल या तेलुगु भाषाओं में लेखों वाले सिक्के जारी किए थे, न कि प्राकृत और संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल के आएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कुषाण शासकों द्वारा विविध धार्मिक प्रतीकों का उपयोग अनेक परंपराओं के समायोजन को दर्शाता है। कथन दूसरा कह रहा है कि कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणिक, बौद्ध, स्थानीय देवताओं की आकृतियां अंकित थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। आगे पूछा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो कुषाण शासकों को आप लोग देखेंगे, कुषाण शासकों द्वारा विभिन्न धार्मिक प्रतीकों का उपयोग और अनेक परंपराओं का समायोजन को दर्शाता है, तो पहला कथन सही है। आप देखेंगे इनके सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मणिक, बौद्ध या स्थानीय देवताओं की आकृतियां अंकित देखने को मिलेगा। इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो कुषाण शासक थे विभिन्न धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे अनेक परंपराओं के समायोजन को दर्शाता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, इस वजह से हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या करता है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संगम साहित्य में काव्य विषयों को व्यापक रूप जैसे कि अकम और पूरम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि अकम जो है काव्य युद्ध और वीरता के विषयों से, जबकि पूरम जो है काव्य प्रेम तथा व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं से संबंधित है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो दोस्तों, संगम साहित्य में काव्य विषयों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक अकम और दूसरा पूरम। ठीक है, एक अकम और दूसरा पूरम, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि अकम जो है, अकम काव्य युद्ध और वीरता के विषयों से संबंधित है, और पूरम जो है पूरम काव्य जो है प्रेम और व्यक्तिगत जीवन की भावना से संबंधित है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसमें अपोजिट दिया है, जैसे अकम काव्य और पूरम काव्य दो भागों में विभाजित किया गया था संगम साहित्य को। तो अकम में आप लोग देखेंगे, अकम में आंतरिक तथा निजी आयाम से संबंधित है। जैसे अकम काव्य, इसमें आप देखेंगे प्रेम से संबंधित काव्य, भावनाओं से संबंधित काव्य, मानवीय संबंधों से संबंधित काव्य देखने को मिलेगा अकम में। और पूरम काव्य में जो है आप देखेंगे युद्ध और वीरता से संबंधित विषय देखने को मिलेंगे। जो पूरम था ये युद्ध और वीरता से संबंधित काव्य था, और अकम जो है ये प्रेम, भावनाओं या मानवीय संबंधों से संबंधित काव्य था। ठीक है, इसी वजह से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट दिया है। क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि अकम में ये युद्ध और वीरता के विषयों से संबंधित है, और पूरम में कह रहा है कि पूरम काव्य जो है प्रेम और व्यक्तिगत जीवन की भावना से संबंधित है। ये दोनों गलत है, अकम प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, और पूरम जो है युद्ध और वीरता से संबंधित है। तो केवल एक कथन सही है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो अगला देखो, साम्राज्य दिया है और राजधानी दी हुई है। तो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, उरियूर थी, ये तो सही है। लेकिन चेर साम्राज्य की राजधानी वंजी थी और पांड्य की मदुरै थी, तो दूसरा और तीसरा गलत है। पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखो, संगम काल के समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे, न कि पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था पर। ओके, दूसरा कह रहा है कि युद्ध में वीरता दिखाने वालों के सम्मान में नडुकल या विरुक्कल नामक स्मृति शिलाएं स्थापित की जाती थी। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे संगम काल में जो सामाजिक वर्ग थे ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे, न कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस आधार पर सामाजिक वर्ग का निर्धारण नहीं होता था, बल्कि व्यवसाय के आधार पर होता था।
तो यहाँ पे पहला सही है। और जो भी व्यक्ति संगम काल में युद्ध में अच्छा प्रयास करता था या युद्ध में वीरता दिखाता था, युद्ध जीत जाता था, जो भी सैनिक, तो उसको सम्मान में नडुकल या विरुक्कल नामक स्मृति शिलाएं स्थापित की जाती थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो। संगम काल के दौरान दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मानसूनी पवनों की खोज से रोम साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष व्यापार को प्रोत्साहन मिलने से अरब मध्यस्थों की भूमिका सीमित हो गई। ओके, दूसरा कह रहा है कि दक्षिण भारत से कच्चे माल एवं तैयार वस्तुओं का निर्यात होता था, जिसमें मसाले, इमारती लकड़ी, बहुमूल्य रत्न, मणिके और रंगीन सूती वस्त्र शामिल थे। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। मानसून, जब आप देखेंगे संगम काल के दौरान मानसूनी पवनों का खोज हुआ। मानसूनी पवनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। इन्हीं मानसूनी पवनों की खोज की वजह से रोम साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ये पवनें क्या करती थी, बहुत जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, तो आप देखेंगे भारत दक्षिण भारत है, तो यहाँ से इनको पश्चिम में जाने में पवनें, क्योंकि भाई नाव है, नाव को चलाना है, तो हवाएं जो है पवनें इधर की ओर चलेंगी, तो नाव को आगे की तरफ लेके जाएंगी, आसान रहेगा नाव को चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो मानसूनी पवनों की खोज से रोम साम्राज्य के साथ प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलने की वजह से अरब मध्यस्थों की भूमिका सीमित हो गई थी, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है भाई। इन लोग दक्षिण भारत से कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का निर्यात होता था, और जिसमें मसाले होते थे, इमारती लकड़ी होते थे, बहुमूल्य रत्न, मणिके और रंगीन सूती वस्त्र, यानी कि हम लोग मुख्यतः इन सभी वस्तुओं का निर्यात करते थे, ठीक है। दोनों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, समुद्रगुप्त की विजयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के राज्यों का विलय कर लिया और दक्षिणापथ के पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकारने के बाद शासन करने की अनुमति दी। ओके, दूसरा कथन कह रहा है कि दक्षिणापथ के राजाओं को पहले बंदी बनाने तथा बाद में मुक्त करने की नीति को ग्रहण तथा उसके बाद मोक्ष नीति के रूप में जाना गया। ओके, आगे कह रहा है कि सभी उत्तरी एवं सीमांत राज्यों की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलो देखो, अगर आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानना है या समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में जानना है, तो आप प्रयाग प्रशस्ति का सहारा ले सकते हैं। यानी प्रयाग प्रशस्ति में आप देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय से संबंधित जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं का विलय कर लिया था और दक्षिण पथ के जो पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकार, जो दक्षिण पथ के जो राजा थे जो पराजित हो गए थे और जिन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो बाद में समुद्रगुप्त ने कहा भैया तुम अपनी शासन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि दक्षिणापथ के राजाओं को पहले बंदी बनाया, फिर बाद में उन्हें मुक्त करने की नीति को ग्रहण कर उसके बाद उन्हें मोक्ष नीति के रूप में जाना गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा कह रहा है कि सभी उत्तरी और सीमांत राज्यों की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त कर दी थी। तो नहीं, पूरी तरह से इनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त नहीं की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। कौन सा सही है? तो कथन 2 सही था, कथन 3 गलत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, और वह जो कथन है ये कथन 1 की व्याख्या करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलो अगला देखो, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, कतई हिस्ट्री का, बोरियत होने लग रहा है मुझे, है ना। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हुड आक्रमणों ने गुप्त के शासन को गंभीर आघात पहुंचाया, विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। कथन 2 कह रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासन के उत्तरार्ध में हुडों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और तोरमार तथा मिहिर कुल के शासनकाल में उनका और विस्तार हुआ। बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। हालांकि जितना क्वेश्चन इसमें इतना टफ दिया है,
एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछता है। टेस्ट सीरीज में इतना टफ क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप थोड़े सीरियस रहो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका देखो क्वेश्चन में, तो सही है कि हुड़ आक्रमणों ने गुप्त के शासन को गंभीर रूप से आघात पहुंचाया था, खास करके साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में, ठीक है। और दूसरा भी सही है कि कुमारगुप्त के शासन के उत्तरार्ध में हुड़ों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और तोरमाड़ और मिहिर कुल के शासनकाल में उनका और ज्यादा विस्तार हो गया था। तो दोनों ही कथन सही है। तो कथन एक जो है, कथन दो दोनों सही है, और दूसरा कथन जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हुएनसांग द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में दिए गए सूक्ष्म अवलोकन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखो, हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हुएनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में ऐसी क्या क्या बातें लिखी थी जो इन चारों में से सबसे सटीक है, ठीक है। तो आप लोग देखो, तो उन्होंने जो है यानी कि हुएनसांग ने हर्ष को एक महायान बौद्ध के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने ब्राह्मणवादी धर्मों का भी समर्थन किया, जो धार्मिक परंपराओं के सहअस्तित्व का परिचायक भी थे। आप लोगों को पता होगा कि हर्षवर्धन जो थे वो महायान बौद्ध के अनुयायी थे, यानी कि महायान बौद्ध, जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीन और महायान। तो ये महायान शाखा के समर्थक थे, अनुयायी थे, ठीक है। और इन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया बल्कि ब्राह्मणवादी धर्मों का भी समर्थन किया था। तो करेक्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय कन्नड़ भाषी क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाने में सफल रहा, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि पश्चिमी तट के अलुपा और दक्षिणी कर्नाटक के गंग शासकों ने बादामी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली, ओके। तो देखो, दूसरा कथन सही है। ऐसे हम लोग हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, इससे क्या होती है वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, नहीं तो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हैं, पढ़ने में भी बोरियत हो जा रहा है और फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन करने में भी। तो देखो, पहला स्टेटमेंट सही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नड़ भाषी क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाने में सफल हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि पश्चिमी तट के अलुपा और दक्षिणी कर्नाटक के गंग शासकों ने बादामी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराने के बाद पल्लव राजधानी कांचीपुरम पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो ध्यान रखना कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराने के बाद पल्लव की राजधानी जो कि कांचीपुरम थी, इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासकों ने वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की राज की उपाधि धारण की। तो देखो, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इसी वजह से इसने वातापी कोंडा की राज की उपाधि धारण की थी। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और पूर्ण साम्राज्य का दर्जा ग्रहण किया। दूसरा कथन कह रहा है कि कृष्णराज प्रथम ने दंती दुर्ग के बाद दक्षिणी कोंकण पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूटों के प्रभुत्व का विस्तार किया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, पहला कथन जो दिया है कि दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको पराजित किया था, ठीक है। दंती दुर्ग ने किसको पराजित किया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि कृष्णराज प्रथम ने जो है दंती दुर्ग के बाद दक्षिण कोंकण पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो दूसरा कथन भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तथा नौसैनिक सफलता तक पहुंच गया। ओके। दूसरा कथन कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, कुशल राजस्व प्रशासन के लिए एक भूमि सर्वेक्षण कराया और नौसैनिक अभियानों के माध्यम से विदेशों में चोल शक्ति का विस्तार किया। पूछा है कौन सा सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने कराया था, राजेंद्र प्रथम ने नहीं। किसने? राजराज प्रथम ने कराया था। इस वजह से आपका दूसरा कथन गलत हो गया। पहला कथन आपका सही है कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार और नौसैनिक सफलता तक पहुंच गया था। ठीक है, आप लोग जान रहे हो, आपको पता होगा कि चोल साम्राज्य अपने इनकी जो नौसैनिक सफलताएं थी काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक सही और दो गलत है। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, अगला देखिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इल्तुतमिश ने तुर्की संभ्रांत वर्ग, जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है, का गठन सल्तनत शासन को सुदृढ़ करने के लिए किया। ओके, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने ही जो है तुर्कान चहलगामी नाम से एक व्यवस्था शुरू की थी, इसका गठन किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों किया था? तो अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना गया, उसने अधिकांश क्षेत्रीय विस्तार किया। तो देखो, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार हुआ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक शासक माने जाते हैं इल्तुतमिश। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि रजिया सुल्तान को तुर्की सम्रांत वर्ग के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने गैर तुर्कों को उच्च प्रशासनिक पदों पर पदोन्नत करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि रजिया सुल्तान जो है, इन्होंने अपने सम्भ्रांत वर्ग इन रजिया सुल्तान को तुर्की सम्भ्रांत वर्ग का काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने प्रशासनिक पदों पर गैर तुर्कों को भी शामिल किया था और उसको गैर तुर्कों लोगों को भी या तुर्की लोगों को भी उच्च पदों पर इन्होंने रखा था, इस वजह से। तो तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। वैसे अगर आप यहाँ पे आपको इतना पता होता कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत मान लेते और यहाँ पे इजीली एलिमिनेट हो जाता। आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करेक्ट आंसर बस निकल के चला आता सामने। देखो, जब भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओ और कंफर्म हो कि आपका कोई 3 या 4 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, कंफर्म हो, और वो एलिमिनेट हो जा रहा है कि और इजीली आपका आंसर निकल के चला आ रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर करके आगे बढ़ जाओ। सारे स्टेटमेंट को मत पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन है और ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन रहेंगे, पढ़ने में टाइम लगता है। तो जो इजी हो, जो आपको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ इसका यही आंसर होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसका आंसर करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसपे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो, थोड़ा सा टाइम टेकन हो, तो वहाँ पे टाइम दो अपना। अगला देखो, जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में ये पहला स्टेटमेंट सही है कि ये ऐसा पहला शासक था, इसने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था कि राज्य जो है शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित हो। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, तो उसने अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहों को दबाने के लिए कठोर दंड लागू किए थे। देखो, जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी ये हमेशा सहिष्णुता की नीति को फॉलो करते थे, तो ये कठोर दंड लागू नहीं करते थे विद्रोहों को दबाने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, बल्कि आपस में समझ बूझ करके शांति समझौता करके विद्रोह को खत्म करना चाहते थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो केवल एक।
अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करते हुए दक्कन और दक्षिण भारत को अपने शासन में मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो फिरोज तुगलक ने भाई फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में दक्कन और दक्षिण भारत को अपने शासन में शामिल नहीं किया था, ध्यान रखना। तो इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दक्कन और दक्षिण भारत को अपने शासन में शामिल किया, तो शामिल नहीं किया था। ठीक है, दूसरा देखो, तो तुगलक शासन के अंत तक सल्तनत का बंगाल, उड़ीसा और मालवा पर पूर्ण नियंत्रण था। तो नहीं, जो बंगाल, उड़ीसा और मालवा क्षेत्र था, ये स्वायत्त या स्वतंत्र क्षेत्र थे, इन पर इनका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। तो दूसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या निकल के आएगा? ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विजयनगर की यात्राओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आए थे? कमेंट में बताना। ठीक है, इसको इन चारों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दुआर्ते बारबोसा ये किस समय आए थे? तो 1503 से 1517 तक ये भारत में आए थे। फर्नाओ नूनीज ये आए थे 1535 में, 1535 से 1537 तक ये भारत में रहे थे। अब्दुल रज्जाक आए थे 1443 में। ठीक है, 1443 में। डोमिंगो पायस आए थे 1520। ठीक है, 1520 से 1522 तक ये भारत में रहे थे। ठीक है, तो जब इसको आप क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका क्रम क्या बनेगा? पहले नंबर पे अब्दुल रज्जाक आएंगे, फिर दुआर्ते बारबाडोस, उसके बाद आए थे डोमिंगो पायस, फिर फर्नांडो नूनीज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है, अमरा गांव अमर नायकों को दिए गए थे, जो भूमि की आय पर विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व के अधिकार नहीं थे। ओके, दूसरा कथन है, मान्याधिकार भूमि से संबंधित थे, जिन्हें ब्राह्मणों और मठों को प्रदान किया गया था। इन गांवों की आय मुख्य रूप से किलों और सेना के रखरखाव के लिए उपयोग की जाती थी। बताना है कि कौन सा सही है। देखो, पहला कथन तो आपका सही है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में पहला सही है कि जो अमरा गांव, ये अमर नायकों को दिया जाता था उनके वेतन के बदले। जैसे कि मान लो कि आप सेना रखते हो, तो आप सेना को वेतन दोगे, सैनिक रखते हो तो सैनिक को वेतन दोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट था भाई, वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा। उस भूमि पर वो राजस्व इकट्ठा करेंगे, अपना सैन्य खर्च वहां से वहन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमरा गांव जो है अमर नायकों को दिए गए थे, जो भूमि की आय पर विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं था। लेकिन हाँ, उनको बस ये था कि भाई राजस्व वसूलेंगे, लेकिन वो भूमि के मालिक नहीं होंगे, उन पर भूमि पर स्वामित्व का अधिकार नहीं था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। लेकिन देखो, दूसरा कथन कह रहा है कि मान्याधिकार भी भूमि से संबंधित। मान्याधिकार जो है ये भूमि से ही संबंधित होता, लेकिन ये ब्राह्मणों और मठों को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? तो इसमें आगे कह रहा है कि गांव की आय का जैसे कि जो ब्राह्मणों और मठों को दिया जाता था, तो यहाँ से जो इनको आय की प्राप्ति होती थी, ब्राह्मणों को और मठों को, तो ये जो आय प्राप्त होता था, ये इस आय का प्रयोग किलों और सेना के रखरखाव के लिए नहीं करते थे। किलों और सेना के रखरखाव के उपयोग के लिए नहीं करते थे, बल्कि धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव के लिए करते थे। तो किलो, यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो गया। किलो तथा सेना के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता था, नहीं, धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव के लिए किया जाता था। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा कौन कौन सा है? तो ये ये सभी हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा और अलाई मीनार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, मध्यकालीन भारत की आर्थिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। तो शब्द दिया है ददनी, और इसका अर्थ क्या होता है ये दिया हुआ है।
तो पहला दिया है ददनी। ददनी क्या होता है भाई? कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारियों द्वारा अग्रिम राशि की आपूर्ति ददनी कहलाता है। ठीक है, कारीगरों को व्यापारियों से कच्चा माल और अग्रिम भुगतान प्राप्त होता था, इसी को ददनी कहा जाता था। तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा दिया है कनकुद। कनकुद इसमें दिया है साहूकारों और बैंकरों का समुदाय। नहीं, कनकुद क्या होता था कि राजस्व आकलन की विधि को कनकुद कहा जाता था। तो दूसरा गलत हो गया। भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राजस्व आकलन की विधि कनकुद कहलाता था। और तीसरा देखिए तो करवानी लिखा है, करवानी। इसमें दिया है भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी। देखो करवानी क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करना ही करवानी कहलाता था। इसका अर्थ होता था मतलब करवानी का कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन। तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा दिया है सर्राफ। इसमें दिया है बड़ी मात्रा में अनाज का ट्रांसफर करने वाले व्यापारी करवानी कहलाते थे। तो यहाँ पे ऐसे ये सही सुमेलित होगा। कनकुद भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी। ठीक है, और सर्राफ मतलब होता था साहूकारों और बैंकरों का समुदाय, या फिर साहूकारों या बैंकरों को ही सर्राफ कहा जाता था। तो ये चौथा भी सही सुमेलित नहीं है, केवल एक कथन सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं और कितने लोगों की कितनी नॉलेज है। एटलीस्ट हमको ये तो पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक हुई है और आप लोग कितने एक्टिव हो। बस ऐसा नहीं कि वीडियो बस सुना, 4 क्वेश्चन देखा, उसके बाद भाग गए। आप जैसे स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पढ़ते हैं फिर भाग जाते हैं। उनके अंदर डेडिकेशन ही नहीं होता है। और वही कुछ ऐसे आप लोगों में से, आप एस्पिरेंट्स में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत सीरियस होंगे। वो पूरा क्वेश्चन अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ पे उनको नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे भी। और यही बच्चे आगे चल कर के सेलेक्ट भी होते हैं। पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ाई के नाम पे बहुत आते हैं, बाहर जाते हैं तैयारी करने, या फिर खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। पढ़ाई तो बहुत करते हैं सब, लेकिन सीरियसली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं, और यही बहुत कम लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। ओके, तो चलो पढ़ना अच्छे से, रिवाइज करना, और जो भी क्वेश्चन डाउट में लगे आपको तो आप पूछना। मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, आपके सभी कमेंट का रिप्लाई मैं ही करती हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग चाहोगे बच्चे तो सी सेट का जो सेकेंड शिफ्ट में टेस्ट होता है या एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि एक साथ संडे को 9 नवंबर को जीएस का भी हुआ था और सी सेट का भी हुआ था। तो अगर आप लोग चाहोगे कि सी सेट का टेस्ट पेपर मैं आप लोग को सॉल्व कराऊं, तो मैं सॉल्व कराऊंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मिलके, हम सब मिल करके सी सेट का पेपर सॉल्व करेंगे। रीज़न ये है कि अगर देखो, मेरा उद्देश्य यही है कि सी सेट जब हम अपने चैनल पे सॉल्व कराना शुरू करें, तो इससे आप लोग को धीरे धीरे आइडिया मिले। कम से कम थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आप हैबिट बनाओ सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि अरे एग्जाम आएगा तो देख लेंगे, क्या है उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव करके चले आएंगे। बेटा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में करोगे ना, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। सारे ऑप्शंस इतने मैच करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर टिक करें। और जीएस में आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर सी सेट में बेकार परफॉर्मेंस रहा आपका, फेल हो गए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा आपका इतना जीएस पढ़ने का। तो आपको सी सेट पर भी टाइम देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि एग्जाम टाइम में पढ़ लूँगा। अभी 4-5 महीने का समय है, तो 4-5 महीने में आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं सी सेट का टेस्ट पेपर स्टार्ट करूँ, लेकिन तभी स्टार्ट करूँगी जब आप लोग कहोगे तब, वरना मैं अपने से नहीं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब आप लोग जुड़ोगे ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, तो मैं पढ़ाऊँगी किसको, सॉल्व किसको कराऊँगी। तो अगर 1-2 बच्चे भी बोलते हो तो मैं सॉल्व कराऊँगी। मेरे लिए अगर कोई एक बच्चा भी पढ़ता है, मेरे से समझने की कोशिश करता है, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। बस बोलना, क्योंकि आप एक-एक दिन अगर 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा, और आप धीरे-धीरे आपको इंटरेस्ट भी आने लगे। जब कोई चीज़ आप नहीं पढ़ते हो तो एकदम ही नहीं पढ़ते हो, है ना? लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा आपने पढ़ना शुरू किया, तो थोड़े-थोड़े में ही आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। ओके? तो कमेंट में बताना बस सी सेट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिंधु घाटी सभ्यता की आस्था और विश्वास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, जिसे प्रायः मोहरों पर चित्रित किया गया। दूसरा, दाह संस्कार। अच्छा, हम लोग ऐसे आंसर करते हुए इस हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की आस्था और विश्वास प्रणाली के संदर्भ में जो पहला कथन दिया है कि लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, जिसे प्रायः मोहरों पर चित्रित किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्या आप लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पीपल वृक्ष की पूजा करते थे और आज भी हम लोग वर्तमान में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। ये हमें साक्ष्य मिला था उनके मोहरों पर, क्योंकि उनके मोहरों पे पीपल वृक्ष की चित्रांकन था, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा है कि दाह संस्कार और आभूषणों के साथ शवाधान के साक्ष्य से पुनर्जन्म में विश्वास का पता चलता है। आप लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो शवाधान थे, उस शवाधान से कुछ आभूषण भी प्राप्त हुए, यानी कि मानव शव तो प्राप्त हुआ ही, साथ में कुछ आभूषण, कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुए, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि मे भी वो लोग पुनर्जन्म जैसी चीजों में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो तो कालीबंगन से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि हड़प्पा से विष्णु और शिव को समर्पित मंदिरों के साक्ष्य मिले। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि लोग कर्मकांड में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि उस समय मंदिर थे या फिर विष्णु और शिव को समर्पित कोई मंदिर मिला है। नहीं, मंदिर, कोई भी भव्य महल या मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई है किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से। हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट पे आपके सामने रखेगा और आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चौथा गलत हो गया। पांचवा कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से लिखित श्लोक और धार्मिक ग्रंथ पाए गए। अब आप लोग को ध्यान होगा कि हाँ, मोहनजोदड़ो से तो भाई लिपियां मिली तो हैं, कुछ लिखी हुई चीजें, लेकिन अब क्या पता उसमें श्लोक लिखा भी हो, क्या पता वो धार्मिक ग्रंथ हो। आप अपने मन से इमोशनल होकर के आंसर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो, मोहनजोदड़ो से जो लिखा गया है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य, अभी तक हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, श्लोक लिखा है, धार्मिक ग्रंथ है, या फिर उनका जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पांचवा स्टेटमेंट भी गलत कर देंगे, ठीक है। तो कितने सही हुए? केवल 3 कथन सही हुए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। अगला देखिए, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और विदथ जैसी जनजातीय सभाओं द्वारा विमर्शात्मक और धार्मिक कार्यों में भूमिका निभाई गई, जिनमें महिलाओं का भाग लेने की अनुमति थी, ठीक है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में आप लोग देखेंगे कि सभा, समिति, विदथ जैसी कुछ सभाएं थी, ठीक है। तीसरी सभा और विदथ जैसी जनजातीय सभाओं, ये जो जनजातीय सभा होती थी, इसमें लोग विचार विमर्श करते थे, कोई भी निर्णय लेना होता था तो आपस में चर्चा परिचर्चा करते थे, सभा और विदथ जैसी सभाओं के माध्यम से, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें आगे कह रहा है कि महिलाओं को इसमें भाग लेने की अनुमति थी, तो मेन स्टेटमेंट तो यहीं पे आ जाता है कि हाँ, महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी सभा और विदथ जैसी जनजातीय सभाओं में, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो तो राष्ट्र शब्द जो है, जो क्षेत्र या क्षेत्रीय राज्यत्व को दर्शाता है, तो पहली बार उत्तर वैदिक काल से अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ऋग वैदिक काल में तो नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जन जो है राष्ट्र में राष्ट्र के तौर पे वहाँ पे शब्द प्रयोग होने लगा था, और आगे चल करके यही जो राष्ट्र शब्द था क्षेत्र और क्षेत्रीय राज्यत्व को दर्शाने लगा था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, अधिकारियों के नाम दिए हैं और उनकी भूमिका या विशेषता दी हुई है, ठीक है। पूछा है कितने सही हैं। तो समाहर्ता क्या करता था भाई? करों की आकलन का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी और संग्रह करता होता था समाहर्ता, तो पहला सही है। सन्निधाता, ये राजकोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। और महामात्र जो होता था, मौर्य प्रशासन में मंत्री होता था, मंत्री या सेनापति या मुख्य लेखाकार जैसे कार्यों को करने वाला उच्च अधिकारी होता था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि तीनों ही सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 3। चलो आगे देखो, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसने मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था। भाई
इसने अजातशत्रु ने क्या मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था? नहीं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वह गौतम बुद्ध का समकालीन था, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि गौतम बुद्ध का वो समकालीन था। तीसरा कह रहा है कि उसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नहीं, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने कराया था राजगृह में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो तीसरा गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ? केवल दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय भूमि प्रणालियों के संदर्भ में भूमि छद्म न्याय से क्या आशय है? ये क्या है भूमि छद्म न्याय? तो यह वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहले खेती की गई भूमि को कर मुक्त निजी संपत्ति माना जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि की जुताई किया, उसमें जो भी जैविक खाद वगैरह या कुछ भी इस बंजर भूमि को उर्वर बनाया। ठीक है, इस बंजर भूमि को उर्वर बना करके पहली बार खेती की, तो पहली बार इसने कृषि की, तो ये भाई जो कृषि करेगा ये इस भूमि पर इसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, और इसको ये जो कर मुक्त ये जो भूमि रहेगी उसकी निजी संपत्ति मानी जाएगी। तो इसी को भूमि छद्म न्याय कहा गया। ठीक है, यानी कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहले खेती की गई भूमि को कर मुक्त निजी संपत्ति माना जा सकता था। ठीक है, चलो अगला देखो कि निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें अंग दिया है, मगध दिया है, काशी दिया है, वत्स दिया है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसको व्यवस्थित करना है। तो चलो मैं इसको आपको मैप पे दिखाती हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलो मैप में देखो, महाजनपद सबसे पूर्व में देखो, इधर सबसे पूर्व में कौन सा है? एक मिनट, बस एक मिनट रुकना, पेंसिल नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पूर्व में देखो कौन सा है? अंग है, उसके बाद मगध है, यहाँ पे वज्जी दिया है, मल्ल दिया है, कोशला दिया है, इधर देखो काशी है, वत्स है, चेदी है, पंचाल, सौराष्ट्र, मत्स्य, कुरु, गंधार, कंबोज। ओके, और इधर देखो तो अवंती है और अस्क है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना और इसको याद करने की कोशिश करना। फिर से एक बार जो क्वेश्चन में पूछा है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा था अंग, मगध, काशी और वत्स। तो अंग कहाँ पे है? सबसे पूर्वी क्षेत्र में अंग, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? मगध आ जाएगा, पास में देखो मगध। फिर तीसरा आपका काशी आ जाएगा, उसके बाद चौथा आपका वत्स। वत्स बताओ किधर पे? ये जस्ट पास में। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो अंग, फिर मगध, फिर काशी, उसके बाद वत्स आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैप में देखो मैंने जो समझाया है और यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैप में ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। चलो अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितनी कृतियां जो हैं जैन परंपरा से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित है कौन कौन सी। तो देखो हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है। इसमें देखो मणि मैखले जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी आचार रंग सूत्र, सूत्र कृतांग, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, ये चारों जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। अगला देखो, प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पड़ी का अर्थ क्या होता है? पड़ी मतलब होता है व्यापारी। अब स्टेटमेंट में देखो, यात्रा व्यापारी या कारवा व्यापारी। तो आंसर आपका निकल के आया ऑप्शन सी। वेद दिया है विशेषता या इसकी विषय वस्तु, किस वेद में किस तरह का विषय है या किस विषय से संबंधित है या इसकी क्या विशेषता है, या दिया हुआ है सामने, बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। तो देखो सामवेद जो है इसमें दिया है संगीत स्वरों में इसकी रचना के कारण यह भारतीय संगीत का आधार है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यजुर्वेद, इसमें प्राचीन दार्शनिक प्रश्न सम्मिलित है।
तो देखो यजुर्वेद जो है इसमें स्तुति और अनुष्ठानों पर विस्तृत टीकाएं शामिल हैं, तो ये यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। अथर्ववेद जो है आप देखेंगे तंत्र मंत्र जादुई मंत्र से संबंधित है, तो ये भी तीसरा सही सम्मिलित नहीं है। चौथा इसमें दिया है ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेद में आप लोग को पता होगा कि दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। तो चौथा सही सम्मिलित है, तो 1 और 4 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नयनार भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके भजनों का संकलन पेरिया पुराणम में किया गया है। दूसरा कह रहा है कि अलवार भगवान शिव के भक्त थे और उनकी गीत नालिगीर दिव्य प्रबंधन में संकलित किया गया है, ठीक है। बताइए कि कौन सा सही है, नयनार और अलवार। देखो याद कैसे करना है, नयनार, नयन मतलब नयन, नयन मतलब होती है आंखें, तो नयन से ध्यान रखना कि शिव जी की 3 आंखें हैं ना, एक उनके माथे पर इस तरह से आंखें हैं, तो नयन से याद रखना भाई कि 3 नयन किसके हैं, शिव जी के। तो जो नयनार थे ये विष्णु भक्त नहीं थे बल्कि शिव भक्त, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। और अलवार जो है ये शिव भक्त नहीं बल्कि विष्णु भक्त थे, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर ही सेशन को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और बाय बाय, अपना ख्याल रखना।